गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने बात की थी, कुछ डेफिनेशंस देखी थी हमने जो थर्मोडायनेमिक्स में हमें काम आती हैं। तो उसमें हमने देखा था निकाय की डेफिनेशन देखी थी। जिस सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं उसे निकाय कहते हैं, ऊष्मागतिकी निकाय कहते हैं। और हमने बात की थी तीन तरह के निकाय देखे थे हमने, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम देखे थे। ये हमने देखा था किस आधार पर कि कोई सिस्टम सराउंडिंग से, उसके आसपास के सराउंडिंग से किस तरह से इंटरेक्ट करता है, मैटर को ट्रांसफ़र कर सकता है और एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके आधार पर हमने तीन प्रकार के सिस्टम देखे थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। आज हम देखते हैं कि निकाय में कणों की संख्या के आधार पर निकाय कितने प्रकार के होते हैं। तो किसके आधार पर देख रहे हैं? कणों की संख्या के आधार पर। कणों की संख्या के आधार पर कणों की संख्या के आधार पर दो तरह के निकाय होते हैं। एक होता है स्थूल निकाय या मैक्रो सिस्टम, ठीक है। एक होता है सूक्ष्म निकाय या माइक्रो सिस्टम। दो तरह के निकाय होते हैं, सूक्ष्म निकाय और स्थूल निकाय। स्थूल निकाय ऐसा निकाय होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर कणों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारा निकाय है, इसमें कणों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मान लीजिए इसमें गैस है, तो ये गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये कब होगा? जब हाई प्रेशर पर कोई गैस होगी, हाई प्रेशर पर जब गैस होगी तो वो निकाय कैसा होगा? हमारा स्थूल निकाय होगा, जिसमें कणों की संख्या बहुत ज़्यादा है। क्या है इसमें? विशाल है कणों की संख्या, विशाल कणों की संख्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कण होते हैं, ठीक है। और सूक्ष्म निकाय, इसके ऑपोजिट क्या होगा? जिस निकाय में कणों की संख्या बहुत कम होगी, अति अल्प होगी। तो कणों की संख्या इसमें कैसी है? कणों की संख्या यहाँ पर विशाल है और यहाँ पर अति अल्प है, अति अल्प कणों की संख्या है। ये दो प्रकार के निकाय कणों की संख्या के आधार पर हमने देखे हैं। अब स्थूल निकाय जो हैं, स्थूल निकायों को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है थर्मोडायनेमिकल मेथड और एक है स्टैटिस्टिकल मेथड। इन दोनों मेथड्स को देखते हैं। स्थूल निकायों के अध्ययन के लिए दो तरह के मेथड है। एक मेथड है हमारे पास थर्मोडायनेमिकल या ऊष्मागतिकी, एक मेथड है। दूसरा मेथड है हमारे पास स्टैटिस्टिकल या सांख्यिकीय मेथड हो गया, ठीक है। दो तरह के उपागम हो गए हैं, ऊष्मागतिकी और सांख्यिकी, ठीक है। अब इनमें देखते हैं क्या होता है। ऊष्मागतिकी के बारे में पहले बात करते हैं। ऊष्मागतिकी में होता है कि यहाँ पर निकाय के आंतरिक संरचना, उनकी कणों की संख्या पर विचार नहीं किया जा सकता। देखिए सिस्टम क्या है? मैक्रो सिस्टम होगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसमें कैसा सिस्टम लिया जाएगा? स्थूल सिस्टम, स्थूल निकाय पर अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सूक्ष्म निकाय पर अध्ययन किया जाएगा, सूक्ष्म निकाय पर या सूक्ष्म अवस्था पर अध्ययन किया जाएगा। इसे मैं निकाय ना लिखी, क्योंकि स्थूल निकाय के अंदर भी दो तरह की अवस्थाएं होती हैं,
सूक्ष्म अवस्था और स्थूल अवस्था। तो यहाँ पे अवस्था लिख देते हैं, स्थूल निकाय पे अध्ययन कर रहे हैं, स्थूल अवस्था, ठीक है, इन पर अध्ययन करना है। अब देखिए होता क्या है कि स्थूल निकाय में क्या होगा, सभी अणु पास पास होंगे, बहुत सारे इसमें अणु होंगे। तो किसी एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पर, किसी एक पर अध्ययन करना एक तरह से असंभव सी बात होगी। तो क्या किया जाता है, इस पूरे निकाय में से कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाएगा, ठीक है, एक छोटा सा भाग ले लिया जाएगा, उस पर हम अध्ययन करेंगे। इस तरह से यहाँ पे एक और भाग ले लिया जाएगा। इस तरह से कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ना लेके उस निकाय का एक छोटा सा भाग लेकर उस पर अध्ययन किया जाता है और उस अध्ययन को हम इस पूरे निकाय पर जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, ऊष्मागतिकी मेथड में निकाय के छोटे से भाग पर अध्ययन किया जाता है, छोटे से भाग पर अध्ययन किया जाता है। जबकि अगर सूक्ष्म अवस्था की बात करें, स्टैटिस्टिकल मेथड की बात करें, तो यहाँ क्या होगा, एक निकाय है जिसमें कण बहुत कम है, तो एक मतलब सीमित संख्या में कण है, तो एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की भी हम बात कर सकते हैं, इन पर भी अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कण बहुत ही कम है। जब कण कम है तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पर, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पर अध्ययन किया जा सकता है। किया जा सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि ऊष्मागतिकी में निकाय के कणों की संख्या पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि कणों की संख्या पर अगर हम विचार करेंगे तो कितने कणों की संख्या पर विचार करेंगे, क्योंकि असंख्य संख्या में उसमें अणु विद्यमान हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, निकाय के कणों की संख्या और साथ ही साथ ऊर्जा स्तर पर, क्योंकि हर एक अणु की ऊर्जा डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा अणु होंगे उतनी ही संभावना होगी कि अलग अलग अणु अलग अलग ऊर्जा में हों, ठीक है। तो ऊर्जा स्तर पर भी विचार नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कणों की संख्या सीमित है, सीमित कणों की संख्या के कारण यहाँ पर क्या होगा, विचार किया जाता है। इसे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यही चीज़ को, वे विचार किया जाता है, इन सब पर विचार किया जाता है। ये हुआ हमारा 3 टॉपिक हमने देख लिए। आगे देखते हैं हम कि यहाँ पर इस जगह पर निकाय के ताप निकाय पर, किसी भी निकाय पर ताप, दाब या कोई भी मतलब आयतन या बाह्य प्राचल, कोई भी एक्सटर्नली जो इसको इफेक्ट कर रहा है निकाय को, एक्सटर्नली विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इन सब में किसी निकाय का बिहेवियर अलग अलग हो सकता है। तो इन सभी बाह्य प्राचलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। ये हमने देखा ऊष्मागतिकी में। एक और बात देखते हैं ऊष्मागतिकी में कि ऊष्मागतिकी में होता क्या है, माप्य और अमाप्य क्वांटिटीज़ जो होती है, माप्य
मतलब जो मापने योग्य है वो माप्य व अमाप्य प्राचलों में संबंध स्थापित किया जाता है। प्राचलों में संबंध स्थापित किया जाता है, किया जाता है। अब देखिए माप्य और अमाप्य इनको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बोला जाए कि आप जिस रूम में हो उस रूम का टेम्परेचर बताइए, तो टेम्परेचर को आप डायरेक्टली मेजर करके बता सकते हो कि हाँ इस रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये आप बता सकते हो। यानी कि ताप कैसी हो गई, मापने योग्य हो गई, ठीक है। वॉल्यूम भी आप इसका बता सकते हैं, साथ ही साथ प्रेशर भी आप इसका बता सकते हैं कि जैसे नॉर्मली जो एनवायरनमेंट का प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। उससे अगर कुछ डिफरेंट भी होता है किसी जगह का प्रेशर तो भी आप मेजर करके बता सकते हो, दाबमापी से मेजर करके बता सकते हो कि इस जगह का प्रेशर इतना है, ठीक है। ये तो हुई मापने योग्य। लेकिन अमाप्य प्राचल कौन कौन से हो गए, जैसे कि पूछा जाए कि इस रूम की इंटरनल एनर्जी कितनी है, तो इंटरनल एनर्जी को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। आपको मापने योग्य जो राशियां हैं उन राशियों की सहायता से अमाप्य राशियों को अभी परिकलन करना होगा। इंटरनल एनर्जी को आप नहीं माप सकते, ठीक है। एंथैल्पी को आप नहीं माप सकते, एंट्रोपी को आप नहीं माप सकते। आपको इन राशियों का मान देने के लिए मापने योग्य जो राशियां उनका सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि माप्य और अमाप्य दोनों तरह के प्राचलों में संबंध स्थापित किया जाता है ऊष्मागतिकी के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम लिख देते हैं कि माप्य और अमाप्य प्राचल कौन कौन से होते हैं। माप्य प्राचल होंगे ताप, आयतन, दाब, ठीक है। और अमाप्य प्राचल कौन कौन से होंगे, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया। इस तरह से ये माप्य और अमाप्य प्राचल हो गए। अब देखते हैं हम सांख्यिकी के अंतर्गत क्या होता है। सांख्यिकी के अंतर्गत हमने बात की सूक्ष्म अवस्था की, ठीक है। तो सूक्ष्म अवस्था सांख्यिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, देखिए बात हमने की है इस निकाय के एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पर हमने बात करनी है, ठीक है। एक एक इंडिविजुअल पर बात करके फाइनली तो हमें इस पूरे निकाय का ही अध्ययन करना है। तो ये एक एक मॉलिक्यूल की जब बात करूँगी तो ये सूक्ष्म अवस्था हुई, और जब इस पूरे निकाय की बात करूँगी तो ये स्थूल अवस्था हुई। यानी कि सांख्यिकी के अंतर्गत क्या किया जाता है, सूक्ष्म अवस्था व स्थूल अवस्था में संबंध स्थापित किया जाता है। स्थूल अवस्था में संबंध स्थापित किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सूक्ष्म अवस्था की जो हमने बात करी है। देखिए इसमें जब हम स्थूल अवस्था देखेंगे, ऊष्मागतिकी में स्थूल अवस्था जो होगी, स्थूल अवस्था, इसको दर्शाने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स का सहारा लेना पड़ेगा। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अवस्था को दर्शाने के लिए हम ताप, दाब और आयतन जो वेरिएबल्स हैं इनका सहारा लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर सूक्ष्म अवस्था को दर्शाने के लिए क्वांटम नंबर्स का सहारा लिया जाता है। क्वांटम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। सूक्ष्म अवस्था से हमारा क्या अभिप्राय है कि मान लीजिए कोई निकाय है, ठीक है। निकाय के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, आयंस हो सकते हैं, ठीक है। तो एक मान लीजिए एक पर्टिकुलर हमने इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए हम 4 तरह के क्वांटम नंबर्स को दिखाएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। इन 4 तरह के क्वांटम नंबर्स का सहारा लेके इन्हें क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं, क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर कहते हैं इनको हम। प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक
क्वांटम नंबर्स हो गए ये, ठीक है, इनका सहारा हमने लेना है। अब ये जो क्वांटम नंबर्स हैं, ये जो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं, इनमें से बहुत सारी सूक्ष्म अवस्थाएं होती हैं निकाय में, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी सूक्ष्म अवस्थाएं कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करती हो। कंजर्वेशन लॉज जो हमारे पास है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, मतलब कि संवेग का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, इन सभी नियमों को फॉलो करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है सूक्ष्म अवस्थाओं में। इन सभी सूक्ष्म अवस्थाओं में से केवल कुछ ही सूक्ष्म अवस्थाएं ऐसी होती हैं जो कि इन कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करती हैं, और उन सूक्ष्म अवस्थाओं को हम कहते हैं अभिगम्य अवस्थाएं। अभिगम्य अवस्थाएं, इंग्लिश में हम कह देंगे एक्सेसिबल स्टेट्स, ठीक है, एक्सेसिबल स्टेट्स। क्या हो गए एक्सेसिबल स्टेट्स? ऐसी अवस्थाएं, ऐसी सूक्ष्म अवस्थाएं जो उन सभी शर्तों का पालन करती हैं जो कि स्थूल अवस्था पर लागू होती है। स्थूल अवस्था पर लागू होती है, ठीक है। तो जिन जिन शर्तों का पालन स्थूल अवस्थाएं करेगी, उन सभी शर्तों का पालन करने वाली सूक्ष्म अवस्थाओं को कहते हैं अभिगम्य अवस्थाएं या एक्सेसिबल स्टेट्स कहते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया है कि सबसे पहले देखा कि कणों की संख्या के आधार पर दो तरह के निकाय हुए हैं, सूक्ष्म निकाय और स्थूल निकाय। सूक्ष्म निकाय में कणों की संख्या सीमित होगी, अति अल्प होगी, और स्थूल निकाय में कणों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद हमने देखा कि इन निकायों का अध्ययन करने के लिए हमारे पास दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक होता है ऊष्मागतिकी, एक होता है सांख्यिकीय। और ऊष्मागतिकी में हमने डिफरेंट बातें देखी है कि किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है ऊष्मागतिकी के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं किसी भी निकाय का, और उसके बाद देखा सांख्यिकी के बारे में, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम स्थूल निकाय की अन्योन्य क्रियाएं। स्थूल निकाय में अन्योन्य क्रिया के लिए हम दो निकाय लेंगे और देखेंगे कि दोनों में किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है। स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रियाएं, अन्योन्य क्रिया। स्थूल निकाय में अन्योन्य क्रिया के लिए हमने दो निकाय लेने हैं। हमने दो निकाय लिए, ए और ए प्राइम। निकाय हमने एक लिया ए और एक निकाय लिया हमने ए प्राइम। दो तरह के निकाय ले लिए। इन दोनों के समुच्चय को मैं कहूँगी ए प्लस ए प्राइम। दोनों निकायों के समुच्चय को मैं ए स्टार कह देती हूँ, ठीक है। और ए स्टार मेरा कैसा निकाय है? विलगित निकाय है, विलगित निकाय। विलगित निकाय का क्या आशय है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। हमने कल भी बात की थी विलगित निकाय के बारे में, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में, कि आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो सराउंडिंग से इंटरेक्ट नहीं करता है, न तो द्रव्य का आदान प्रदान करेगा और न ही ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा। यानी कि यहाँ पर दो निकाय जो है ए और ए प्राइम, ये तो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों निकायों का समुच्चय जो है ए स्टार, ये सराउंडिंग के साथ में इंटरेक्ट नहीं करेगा। इस तरह के हमने दो निकाय लिए हैं। अब निकाय में
कई सारी अवस्थाएं हैं, ये भी हमने बात करी, सूक्ष्म अवस्थाएं हैं, स्थूल अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो निकायों में जो अवस्थाएं हैं उनकी ऊर्जा अलग अलग हो सकती है, ठीक है। निकाय में जो कई सारी अवस्थाएं हैं उनकी ऊर्जा अलग अलग हो सकती है। तो मान लीजिए ये निकाय है ए और ए प्राइम, ठीक है। मान लीजिए किसी समय पर ये ए की ऊर्जा E1 है और E1 प्राइम जो है ए प्राइम की ऊर्जा है एक समय पर, ठीक है। दूसरी सूक्ष्म अवस्था में क्या होता है कि इसकी ए की ऊर्जा E2 हो सकती है और ए प्राइम की ऊर्जा E2 प्राइम हो सकती है। इसी तरह से एक और अवस्था लेते हैं जिसमें ए और ए प्राइम की ऊर्जाएं E3 प्राइम और E3 होगी, ठीक है। इस तरह से कई सारी अवस्थाएं पाई जाती है एक निकाय में जिनकी ऊर्जाएं अलग अलग होती है। तो जब हम इस स्थूल निकाय का अध्ययन करते, देखिए स्थूल निकाय में अन्योन्य क्रिया देखिए, तो स्थूल निकाय में क्या किया जाएगा, पूरे के पूरे निकाय को कंसिडर किया जाएगा, ना कि किसी एक अवस्था पर बात की जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्रिया से पहले, अन्योन्य क्रिया से पहले, अन्योन्य क्रिया से पहले, अन्योन्य क्रिया से पहले क्या होता है कि ए की ऊर्जा, ए की औसत ऊर्जा, क्योंकि हम निकाय की बात करें ना कि एक सूक्ष्म अवस्था की बात करें, तो औसत ऊर्जा हमें लेनी पड़ेगी। तो ए की औसत ऊर्जा ले लेते हैं, ई बार ले लेते हैं। इसी तरह से ए प्राइम की औसत ऊर्जा कितनी ले ली जाएगी, ई इनिशियली बिफोर द इंटरेक्शन ई बार प्राइम ले ली जाती है। इसी तरह से जब ये ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, दोनों निकाय जब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ ऊर्जा का आदान प्रदान करेंगे। तो ऊर्जा का आदान प्रदान करने के बाद में इनकी ऊर्जाएं कुछ अलग अलग हो जाएगी। ये पहले की है। अब अन्योन्य क्रिया के बाद, अन्योन्य क्रिया के बाद ए की ऊर्जा मान लीजिए EF हो जाती है, ठीक है। बार लगाना होगा क्योंकि हम औसत ऊर्जा ले रहे हैं, और ए प्राइम निकाय की औसत ऊर्जा हो जाती है EF प्राइम। मतलब कुछ ना कुछ ऊर्जा का आदान प्रदान ए और ए प्राइम निकाय ने एक दूसरे के साथ में किया है और उनकी ऊर्जाएं अब चेंज हो गई है। लेकिन पूरा के पूरा निकाय ए और ए प्राइम का समुच्चय जो है वो विलगित निकाय है। विलगित निकाय होने का मतलब है कि सराउंडिंग के साथ में ऊर्जा को एक्सचेंज नहीं कर रहा है और इसकी ऊर्जा संरक्षित है। तो ऊर्जा संरक्षण नियम से, ऊर्जा संरक्षण नियम से बिफोर द इंटरेक्शन एंड आफ्टर द इंटरेक्शन energy will be equal. So before the interaction EI prime plus E bar और E bar prime, ठीक है, before the interaction और after the interaction ये दोनों आपस में बराबर होंगी। सो क्या लिखा जा सकता है, EF बार माइनस EI बार इज इक्वल टू, पक्षांतरण किया है जस्ट, EI बार प्राइम माइनस EF बार प्राइम। सो इसे ऐसा लिखा जा सकता है, EF बार माइनस EI बार माइनस EI प्राइम बार माइनस EF इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें से भी माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, इसको तो लिखा जा सकता है औसत ऊर्जा किस में परिवर्तन हुआ है, ए निकाय की। ये ए निकाय में औसत ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है ये है, और इसको जब माइनस साइन बाहर लूँगी तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये क्या है, ए डैश निकाय की ऊर्जा में जो औसत परिवर्तन हुआ है, ए प्राइम निकाय की औसत ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है वो ये है। इस तरह से इंटरेक्शन होता है दो निकायों में। अब ये जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन भी दो टाइप का हो सकता है।
ये इंटरेक्शन जो है अन्योन्य क्रिया, ये हमने जनरल फॉर्म में देखा है अन्योन्य क्रिया को। अब इसमें दो तरह की कंडीशंस आती हैं। एक हो सकता है थर्मल इंटरेक्शन या ऊष्मीय क्रिया, और दूसरी होगी रुद्धोष्म या यांत्रिक क्रिया। इसमें क्या होगा, बाह्य प्राचल व ऊर्जा स्तर नियत रहते हैं और इसमें परिवर्तित हो सकते हैं, देखिए कोई भी सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं, तो जो सबसे नीचे वाला ऊर्जा स्तर होता है उसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था कहते हैं, और उसके ऊपर जो होती है उन्हें हम एक्साइटेड स्टेट्स कहते हैं। तो इसमें जो ऊर्जा स्तर है वो नियत रहेंगे और इसमें ऊर्जा स्तर परिवर्तित हो सकते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।